नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। और ये प्रश्न श्रृंखला विश्लेषणात्मक है। इसमें हम प्रश्नों की व्याख्याएं देते हैं, उस पर कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो ये प्रश्न श्रृंखला आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो अपनी पढ़ाई के दौरान इन प्रश्नों को बार बार देखें, उसके व्याख्याओं को बार बार समझें, तो आपके कॉन्सेप्ट निरंतर क्लियर होते जाएंगे। और आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, परीक्षा में आप उतने ही ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज की प्रश्न श्रृंखला नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। ए ऑप्शन लिखा है अपसौर यानी एफिलियन इंग्लिश में, बी उपसौर यानी पेरिहेलियन, सी अपभू यानी एपोजी, और डी ऑप्शन है उपभू यानी पेरिजी। तो सबसे पहले इस सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इनके पथ कहते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। तो पहले इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट देख लें, तो इस प्रश्न का उत्तर भी बनेगा, निकल आएगा, चारों ऑप्शन भी निकल आएंगे, और इससे रिलेटेड और जो जितने प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर या इलिप्टिकल पाथ पर किस तरह परिक्रमा करती है। तो जैसे दीर्घवृत्त ये होता है, दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। इस फोकस पर सूर्य है। पृथ्वी की गति के संदर्भ में इस फोकस पर सूर्य सन है। अर्थ मान लीजिए यहां पर है, तो फोकस जो है, जब पृथ्वी यहां पर होती इस स्थान पर, तो पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट यानी सबसे नजदीक होती है। फिर पृथ्वी ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, 6 महीने बाद यहां आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी सबसे दूर हो जाती है। फिर पृथ्वी अगले 6 महीने फिर वापस यहाँ पर आ जाती है, यानी एक साल में पृथ्वी इस तरह से घूमकर फिर वापस अपने ही स्थान पर आ जाती है। तो इस स्थान पर पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, और इस स्थिति को कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। और ये डेट होती है, फिक्स डेट है, 3 जनवरी को 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम स्थिति में होती है। फिर उसके जब आगे बढ़ती, जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी, सूर्य से दूर होने लगती है। दूर होते 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 6 महीने बाद 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं अपसौर या एफिलियन। ये दो डेट्स हो गए, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, वो दूरी होती है 14,70,00,000 किलोमीटर। 14,70,00,000 किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, वह दूरी होती है 15,20,00,000 किलोमीटर।
प्रश्न में जब अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो औसत का मतलब क्यों निकलता है, क्यों औसत निकलवाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से एक समान दूरी है ही नहीं, हमेशा बदलती रहती दूरी। तो इसलिए औसत दूरी का कॉन्सेप्ट आता है कि इनके बीच की कई स्थानों पर परीक्षण करके फिर एवरेज निकाला गया, तो वो दूरी निकलती है औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर, ये औसत दूरी होती है। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लें, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है उस स्थिति को कहते हैं पेरिहेलियन या उपसौर, और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी सूर्य से 14,70,00,000 किलोमीटर दूर होती है। जब पृथ्वी 6 महीने बाद 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, उस स्थिति को कहते हैं एफिलियन या अपसौर। और उस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है 15,20,00,000 किलोमीटर। तो इस पे संबंधित ये तथ्य हैं, और इस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं सब यहाँ से कई प्रश्न निकलते हैं और आगे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये तो हो गया सूर्य से पृथ्वी के चारों ओर का परिक्रमा। इसमें अब देख लेते हैं प्रश्न में क्या पूछा है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष में यानी कक्षा पर सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो देख रहे हैं निकटतम दूरी कौन सी है, यहाँ पर है, और इस दूरी को क्या कहा गया, पेरीहेलियन या उपसौर। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन दिया है अपसौर, ये नहीं। अगला दिया है उपसौर या पेरीहेलियन, यानी बी आंसर सही होगा। अब इसके ऑप्शन पर और देख लें। उप अप अपसौर या एफिलियन कब होता है, यहाँ पर जब पृथ्वी सबसे दूरस्थ स्थिति में हो। यानी अगर अगला प्रश्न बनता है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तब आंसर होगा एफिलियन या अपसौर। इसके अलावा 2 शब्द और आ रहे हैं, अपभू और उपभू। ये शब्द पृथ्वी की चतुर्दिक जो चंद्रमा घूमता है, जैसे पृथ्वी यहाँ पर है, इसके चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, यहाँ पर चंद्रमा घूमता है, तो उस स्थिति से जुड़े हैं। एपोजिट तब की स्थिति होती है जबकि चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ होता है, और पेरिजी तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम होता है। ये तो आपका इस प्रश्न में उत्तर क्या है, पेरिजी या उपसौर। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर यानी एफिलियन की स्थिति होती है। ये ऑप्शन दिया 3 जनवरी, बी 21 जून, सी 4 जुलाई, और डी दिया है 22 दिसंबर। तो इसके ठीक पहले ही क्वेश्चन में हमने विस्तार में आपको उपसौर अपसौर की स्थितियां बताई हैं, उनकी दूरियां बताई हैं। तो उसी में अभी हमने बताया था कि अपसौर या एफिलियन की स्थिति कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और वह स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 जुलाई। इस समय तो क्या होता है, उपसौर की स्थिति होती है जब पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य की। 21 जून क्या है, 21 जून को सूर्य कर्क पर लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क पर लंबवत। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत। तो आपका आंसर क्या सही निकला, आंसर नंबर तीसरा, सी 4 जुलाई। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब है कि औसत दूरी पूछा है उन्होंने, कि पृथ्वी से मीन्स औसत दूरी कितनी है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सारी चीज़ें बताई थी, और पिछले वीडियोज में भी ये चीज़ बार बार आई है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है तो वो दूरी भी बताई, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर
स्थित होती है, वो दूरी भी हमने बताई आपको, और औसत दूरी भी बताया आपको, पिछले प्रश्न में बताया था कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। यानी पहले ऑप्शन में देखिए यही है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। बी में लिखा है 19 करोड़ 40 लाख, 19 करोड़ 64 लाख, 19 करोड़ 69 लाख, ये सब गलत है। ये पहला आंसर सही है आपका, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। पिछले प्रश्न भी सब पीजीटी पीजीटी में पूछे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पूछा गया, सेकंड भी पूछा गया, ये तीसरा भी पूछा गया। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। तो इन सारे प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है, काफी डिटेल में बताया चीजों को, तो उन्हीं से सब प्रश्न निकल के आ रहे हैं। सारे प्रश्नों के आंसर उसी कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो अभी हमने बताया था कि पेरिहेलियन या उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, और उस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। यह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ये आंसर सही है। और ये जो दिया है ये क्या होगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है, जो इसके पहले वाले प्रश्न में थी। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला। अगला सी में दिया है 15 करोड़ 20 लाख, सी ऑप्शन क्या हुआ, ये अपसौर की स्थिति एफिलियन वाली। और ये क्या दिया है, 3 लाख 84 हजार किलोमीटर, 3 लाख 84 हजार किलोमीटर, ये दिया है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया जीआईसी प्रवक्ता 2017 की परीक्षा में। क्या है प्रश्न कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप होता है, माने किस अक्षांश पर, किस जगह पर सबसे ज्यादा हाई इंसोलेशन या उच्च ऊष्मा मिलती है, उच्च सूर्यातप, सूर्य से आने वाला जो इंसोलेशन है, जो सूर्यातप है, उसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर प्राप्त होती है, ये पूछा गया। ए ऑप्शन दिया है कर्क रेखा पर, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है मकर रेखा पर, और डी है उपयुक्त सभी। तो हमें ये देखना होगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत कहाँ पर होता है। जहाँ सूर्य ज्यादा लंबवत होगा वहीं पर ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्यातप प्राप्त होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती है उस क्रम में, और उसका पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, इस वजह से उसकी सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें सॉरी 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। उसके बाद पृथ्वी अपना ऐसे जब घूमती है, आगे की ओर परिक्रमा करती है, 21 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने बाद फिर मकर पर पड़ती हैं लंबवत।
और उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी 2 डेट्स हैं, जो 2 तारीखें हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 तारीखों में सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है भूमध्य रेखा पर, इसलिए वहां पर हाई इंसुलेशन या उच्च सूर्य तप प्राप्त होता है। तो आंसर आपका सही होगा बी। इसी पर अगर और भी प्रश्न पूछे जाएं कि 21 जून को सूर्य तप कहाँ ज्यादा मिलता है, तब आपका उत्तर कर्क रेखा होगा। अगर पूछा जाए कि 22 दिसंबर को सूर्य तप कहाँ ज्यादा प्राप्त होता है, तो फिर आपका आंसर 22 दिसंबर या मकर रेखा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ आपका बी, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि ग्रीष्म अयनांत डॉट 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 को होता है, यानी जो भी होता है यहाँ मान भरा जाना उसका, कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। इस तरह ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 22 दिसंबर, बी ऑप्शन 21 मार्च, सी 21 जून और डी 23 सितंबर। तो पहले इन चीजों को समझ लें। ग्रीष्म अयनांत या दूसरा शब्द इसके लिए होता है कर्क संक्रांति, इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं समर सोलिस्टिक। ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक, ये कब होता है? जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर चमकती है। जिस दिन सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, उस तारीख को कहा जाता है कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक। और सभी जानते हैं आप लोग कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून की सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो उस डेट को हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक। तो इसमें देखिए आंसर क्या होना चाहिए, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, ए वाला आंसर सही आंसर। और डी ऑप्शन है 23 सितंबर, ये बाकी गलत है। उत्तर हुआ आपका 21 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया। पिछले प्रश्न में देखा था कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। और ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर और डी दिया है 22 दिसंबर। तो जैसे सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो इस समय जब 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण कर्क पर लंबवत पड़ती है, उसको कायदे से उसको कहा जाना चाहिए उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत। लेकिन चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं, तो इसको सामान्य रूप से ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। तो कायदे से 21 जून उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत हुआ और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं।
इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो 22 दिसंबर को कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होगा, यानी इसका सेंस ये होगा कि मकर रेखा पर जिस डेट को सूर्य की लंबवत किरण पड़े वो उसका ग्रीष्म अयनांत होगा। तो हम देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को यहाँ पर लंबवत किरण पड़ती है मकर रेखा पर। तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब हुआ? 21 मार्च ये गलत, 21 जून ये गलत, 23 सितंबर ये गलत, 22 दिसंबर ये सही होगा। तो प्रश्न एक और अगली श्रेणी में पहुंचकर पूछा गया है। सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग ग्रीष्म अयनांत 21 जून को ही मानते हैं। लेकिन प्रश्न अगर सही ढंग से पूछा जाए तो दोनों को डिवाइड करके पूछा जाना चाहिए, जैसा कि ये पूछा गया है कि दक्षिण गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब और उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब। तो ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया है। टीजीटी 2013 या 16 में संभवतः, दो में से किसी एक में। ऑप्शन लिखे हैं, ए ऑप्शन कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, और डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनके लगातार इंटरप्रिटेशन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम कुछ चीजें बताई, फिर आगे चल के हमने पिछले प्रश्नों में इसके बारे में बताया है कि 22 दिसंबर को कहाँ चमकेगा सूर्य। तो 22 दिसंबर को पिछले प्रश्न में देख ही चुके हैं कि सूर्य कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर, मकर रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन 21 जून, बी 22 मार्च, सी 2 सितंबर और डी 22 दिसंबर। ये संभवतः 23 सितंबर लिखा होगा, 23 सितंबर, और डी 22 दिसंबर। तो ये सारे प्रश्न, पिछले 3-4 प्रश्न सब एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं। तो कहा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? जब सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर चमकती है, क्योंकि उसके आगे लंबवत चमकती नहीं किरण। तो जब किरण मकर रेखा पर लंबवत चमकती है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो डेट कौन सी होती है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो देखिए कौन सा सही है। ये ऑप्शन 21 जून, बी 22 मार्च, 22 मार्च ये गलत, 23 सितंबर ये गलत, ये सही होगा 22 दिसंबर, ये आपका सही आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, और ये हमारा अपना बनाया हुआ प्रश्न है कि एक दिन विशेष को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य यानी मिडनाइट सन इन नॉर्वे के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। क्या प्रश्न पूछा है कि एक दिन विशेष को, एक ऐसा दिन है जिसे मिडनाइट सन इन नॉर्वे के रूप में जाना जाता है, यानी जिसे नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य के रूप में जाना जाता है। और पूछा जा रहा है कि उस दिन सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं। तो पहले दोनों चीजें समझ लें, इस आधे प्रश्न का भी उत्तर देख लें, फिर पूरे प्रश्न का उत्तर दें। किसको हम मिडनाइट सन इन नॉर्वे कहते हैं? 21 जून को, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें
21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, 21 जून को, और उस वजह से नॉर्वे का पूरा हिस्सा नॉर्वे देश, ये दिख रहा है नॉर्वे, नॉर्वे का पूरा हिस्सा प्रकाश के घेरे में होता है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर, और नॉर्वे का पूरा हिस्सा 24 घंटे प्रकाश के दायरे में रहता है, यानी वहां पर रात के 12 बजे भी सूरज निकला रहता है। इसलिए उस डेट को, यानी 21 जून की डेट को कहा जाता है मिडनाइट सन इन नॉर्वे, क्योंकि 21 जून को सूर्य नॉर्वे में पूरे 24 घंटे चमकता रहता है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि 21 जून को हम कहते हैं मिडनाइट सन इन नॉर्वे, और इस दिन 21 जून को सूर्य कहां पर लंबवत है? कर्क रेखा पर लंबवत। तो प्रश्न में जो पूछा गया कि एक दिन विशेष में नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य या मिडनाइट सन इन नॉर्वे के नाम से जाना जाता है। इस तो 21 जून को मिडनाइट सन इन नॉर्वे के रूप में जाना जाता है, और इस दिन सूर्य की लंबवत किरण कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर। अब ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मकर रेखा पर, बी गलत, विषुवत रेखा पर गलत, कर्क रेखा पर ये सही है, और नॉर्वे एकदम गलत, क्योंकि नॉर्वे में तो कभी सूर्य लंबवत चमकता ही नहीं, कर्क से उत्तर सूर्य की लंबवत किरणें कभी भी नहीं पड़ती। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कथन कारण का प्रश्न है, हमारा बनाया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन या एसर्शन में लिखा है, कथन या ब्रैकेट में ए, इसमें लिखा है पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पड़ती हैं। पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पड़ती हैं, और कारण में लिखा है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। अब ऑप्शन में वही चारों रहते हैं जिनसे आप परिचित हैं कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही किंतु आर गलत, और डी है ए गलत किंतु आर सही। तो कथन कारण पे हम आपको लगातार प्रश्न कराते आ रहे हैं, उसको हल करने का साइंस भी हमने शुरुआती वीडियो में बताए थे आपको कैसे करना होता है। तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा समझाया कि किस तरह से कथन कारण के प्रश्नों को किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम दोनों कथनों की सत्यता की जांच करते हैं कि दोनों सही हैं अथवा नहीं। तो पहला वाला देखिए, पृथ्वी, कथन में क्या लिखा है? पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें कर्क तथा मकर के रेखाओं के बीच पड़ती हैं। एकदम सही है कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर में कर्क से मकर के बीच फ्लक्चुएट करती हैं, कहीं ना कहीं लंबवत होंगी कर्क से मकर के बीच, कर्क से उत्तर नहीं जाएंगी, मकर से दक्षिण नहीं जाएंगी। तो ये लाइन अपने आप में बिल्कुल सही है। कारण या रीजन में लिखा है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है बल्कि थोड़ा सा झुकी हुई, अक्षीय झुकाव इसका 23.5 डिग्री है, ये भी सही है। यानी कारण ये भी सही है। अब हमें ये देखना है कि इसकी व्याख्या है कि नहीं। तो अगर इसके सूर्य के कर्क और मकर के बीच लंबवत चमकने का कारण ये होगा तो व्याख्या होगी, और अगर कारण नहीं होगा तो व्याख्या नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि इसके सूर्य की लंबवत किरणों के उत्तरायण दक्षिणायन होने का रीजन क्या है? पृथ्वी का झुकाव। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें फिर विषुवत रेखा पर ही पड़ती, फिर ऊपर नीचे नहीं जाती लंबवत किरणें। तो अगर पृथ्वी झुकी ना होती, 23.5 डिग्री झुकी ना होती, बिल्कुल ना झुकी होती, अगर ये पृथ्वी ऐसे झुकी है, इसलिए कर्क और मकर के बीच या इतने क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें कहीं ना कहीं पड़ती रहती हैं, ऊपर से नीचे ऐसे होती हैं। उसकी वजह क्या है? पृथ्वी का झुके होना। अगर पृथ्वी झुककर ना झुकी होती, सीधी होती, तो सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर ही पड़ती हैं।
तो ऐसे देखने से सीधा दिखाई दे रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर भी हम कहते हैं कि आप बीच में क्योंकि लगाकर भी चेक कर लें एक बार कि पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पड़ती हैं क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। एकदम सही है और व्याख्या है, माने ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी कथन कारण का प्रश्न है, ये भी हमारा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन या असर्शन में लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। कारण आर में लिखा है, रीजन में लिखा है कि सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर सापेक्षिक गति पूर्व से पश्चिम प्रतीत होती है। और ऑप्शन फिर वही ए ऑप्शन में है, ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही किंतु आर गलत, डी में ए गलत किंतु आर सही। तो सबसे पहले हम दोनों कथनों की, कथन और कारण दोनों वाक्यों की सत्यता की जांच करेंगे कि दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है। देखते हैं इसको। तो इसमें लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ये ग्लोब है और इसको सभी जानते हैं, आपकी पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अगर इधर से ऐसे लेना हो कि उसको पूरब, सॉरी इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब, इसको पश्चिम माने, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब इस डायरेक्शन में घूम रही है। तो यानी पहला जो कथन है ये सही कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अगली लाइन देखिए, कारण में लिखा है कि सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर सापेक्षिक गति, सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर सापेक्षिक गति पूर्व से पश्चिम प्रतीत होती है। यह भी सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो सूरज हमें पूरब से पश्चिम ज्यादा दिखाई देता है, जबकि सूरज पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन हमें सापेक्षिक गति प्रतीत होती जाती है कि सूरज पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी ही घूम रही है स्वयं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, इसलिए सूरज पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में जाता दिखाई देता है। तो अगली लाइन भी सही है। दूसरी लाइन भी सही है कि सूर्य की, यानी पहला तो सही था ही, दूसरा सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर सापेक्षिक गति पूर्व से पश्चिम प्रतीत होती है। प्रतीत होती है, लगता है हमको कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है, वास्तव में पूरब से पश्चिम नहीं जा रहा है, ये प्रतीत होता है कि पूरब से पश्चिम जा रहा है सूरज। तो ये लाइन भी सही है, दूसरा भी सही है। अब हमें देखना है कि क्या ये व्याख्या है। तो बार बार हम बताते आ रहे हैं कि अगर कथन वाले वाक्य के कारण ये वाला वाक्य है, माने इस वाक्य के निर्माण में इसका योग है, तो व्याख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व घूमती है, उसका कारण ये नहीं है। पृथ्वी घूम ही रही है पश्चिम से पूर्व, तो उसका कारण ये है ही नहीं कि पृथ्वी की सूरज पूरब से पश्चिम जाता प्रतीत होता है। तो ये क्योंकि लगाएंगे तो वाक्य संतुष्ट नहीं होगा, यानी इसका, इस वाक्य का कारण ये नहीं है, यानी इसमें क्या होगा, व्याख्या नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगर यहीं पर इस कारण वाले वाक्य को कथन पर रख दें और कथन वाले वाक्य को कारण पे रख दें, तब उसमें फिर व्याख्या हो जाएगी, लेकिन इस प्रश्न में व्याख्या नहीं होगी। तो क्या होगा? ए तथा आर, बी आंसर सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये दोनों वाक्य अपने अपने आप में सही हैं, लेकिन इस वाक्य का कारण ये बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अब सामने है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में दिया है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, कारण में दिखाया है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। अब इसमें देखना है कि क्या दोनों सही हैं और व्याख्या है कि नहीं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो सभी को पता है, सही है। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती, ये भी सभी लोग जानते हैं। अब व्याख्या होगी कि नहीं होगी ये देखना है, क्योंकि लगाकर भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट किसी चीज पे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाए, बिना क्योंकि लगाए ही आप कथन कारण के प्रश्न हल करने में सक्षम होंगे। तो जरा सा इसको देखते हैं, क्या है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती, पृथ्वी ऐसे घूमती है। इसको जरा देख लेते हैं। सूरज इधर से आ रहा है, सूरज मान लीजिए इस तरफ है, तो इस तरफ दिन होगा, उसके पीछे की साइड में रात होगी। तो इस पर अगर पृथ्वी के घूर्णन को रोक दें, पृथ्वी के घूर्णन को अगर रोक दिया जाए तो फिर इसी फेज में जीवन भर दिन रहेगा और पिछले फेज में रात रहेगी। तो इसमें परिवर्तन होगा नहीं, दिन रात का परिवर्तन नहीं होगा। जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा, जहां रात है वहां रात ही रहेगी। यानी दिन और रात का जो चक्रीय क्रम परिवर्तित हो रहा है। अभी यहाँ दिन था, घूर्णन के कारण पृथ्वी इधर चली गई तो रात हो गया, इधर जहां तक से रात थी वहां दिन आ गया। तो दिन और रात का जो चक्रण है, जो परिवर्तन है, इसका रीजन क्या है, पृथ्वी का घूमना। अगर पृथ्वी न घूमे तो जहां पर दिन है वहां हमेशा ही दिन बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीटी 2004 की परीक्षा में। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी का परिक्रमण और डी ऑप्शन दिया है पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो प्रश्न में जो पूछा गया है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन यानी वेदर, या यहाँ पर इंग्लिश करेंगे तो सीजन निकलेगा, सीजनल चेंज का कारण क्या है। मौसम और उसकी बनावट माने पृथ्वी पर मौसम क्यों है और उसकी में परिवर्तन क्यों है, यानी सीजन और सीजनल चेंज क्यों है। तो कारण जो दिए गुरुत्वाकर्षण, ये तो बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं इससे। अगला ऑप्शन जो दे रहे हैं घूर्णन, मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का परिक्रमण माने सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करना। और तीसरा दिया है पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो पृथ्वी अपने कक्ष के समतल से ऐसे झुकी है, समतल की ओर झुकी है। अगर पृथ्वी ना झुकी होती तो सीजनल चेंज तो नहीं होता, मौसमी परिवर्तन तो ना होता। लेकिन एक बात और है, इसका जो आंसर है किसी एक विकल्प में इसका पूरा आंसर समाहित नहीं है, किसी एक विकल्प में इसका पूरा उत्तर समाहित नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीजों का योग होता है। एक तो पृथ्वी न झुकी होती तो भी मौसमी परिवर्तन ना होता, और अगर पृथ्वी परिक्रमण ना कर रही होती सूरज के चारों तरफ तो भी सीजनल चेंज नहीं आता, देखने को ना मिलता। तो अगर देखा जाए तो इसके ये दोनों आंसर आने चाहिए, दोनों उत्तर आने चाहिए, लेकिन चूंकि हमें एक पर ही लगाना है तो ज्यादा सही उत्तर फिर ये होगा। ऐसे प्रश्नों में ये अंडरस्टूड मान के चलना होगा आपको कि पृथ्वी परिक्रमण करती है। तो इस लिहाज से, इस प्रश्न में के लिहाज से हमको ये आंसर लगाना होगी, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी आंसर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2016 में। प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर
मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ऐसा ही प्रश्न हमने इसके ठीक पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखा था, वो टीजीटी में पूछा गया था, ये पीजीटी में पूछा गया था। इसमें देखिए कई ऑप्शन दिए हैं और ये इसको जरा देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। पहला नंबर 1 दिया है कि पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण, तीसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और चौथा सूर्य का घूर्णन। फिर ऑप्शन में दिए हैं ए में फर्स्ट और सेकंड सही है, बी में सेकंड और थर्ड, सी में फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, और डी में दिया है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी का झुकाव होना जरूरी है, पृथ्वी का परिक्रमण होना जरूरी है। तो ये दोनों कारण बनेंगे इसके। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ए फर्स्ट थर्ड, बी सेकंड एंड थर्ड, ये गलत, सेकंड एंड थर्ड ये सही हो जाएगा। सी में क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, माने ये और ये सही नहीं होगा। और डी में दिया है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर 2 और 3, यानी पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या झुका होना। तो आज प्रश्नों को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने कमेंट्स लिखें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है, सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें शेयर जरूर करें, अपने कमेंट्स लिखें जिससे हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, थैंक यू।